यह 1933 का एक गर्म दिन था। मॉरिस विल्सन नामी एक ब्रिटिश आदमी अपने छोटे खुले हवाई जहाज की स्टिक मजबूती से पकड़े हुए फ्यूल टैंक को खत्म होते देख रहा था। उसने सिर्फ 2 महीने पहले ही हवाई जहाज उड़ाना सीखा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला हजारों फीट पर जहाज में फ्यूल का खत्म होना नहीं, बल्कि मसलों की एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्हें वह बहरेन में छोड़ आया था। ईरान में लैंड करने पर अरेस्ट होने का यकीन, नीचे पर्शियन गल्फ की लहराती लहरें और यह बढ़ने वाला इम्कान के फ्यूल खत्म होने से पहले ही वह किसी सेफ जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद विल्सन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वह जिस मिशन पे निकला था वह इन छोटे छोटे मसलों से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उसका मिशन था अपने इसी जहाज को दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से टकराना। जम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। मॉरिस विल्सन 21 अप्रैल 1898 को यॉर्कशायर में एक मिडिल क्लास टेक्सटाइल मिल मालिक के घर पैदा हुआ। मॉरिस के लिए अगर ग्रेट वॉर 16 साल की उम्र में शुरू ना होती तो शायद वह भी अपने खानदानी टेक्सटाइल बिजनेस में शामिल हो जाता, मगर इसके बजाय उसने अपने बड़े भाई विक्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी 18वीं बर्थडे पर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसे जल्दी से जंग के मैदान में जाने की बेचैनी थी। आखिरकार नवंबर 1917 में विल्सन को फ्रांस भेज दिया गया, जहां जर्मन ब्रिटिश आर्मी पर हमला कर रहे थे। सुबह 7 बजे तक जर्मन ने विल्सन की बटालियन की 4 कंपनीज में से 3 को घेर लिया, मगर विल्सन, जो अब तक बची हुई डी कंपनी में था, मशीन गन पोस्ट से जर्मन पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। विल्सन बहुत जिद्दी था, ऐसी जिद जो किसी को मार भी सकती थी, मगर वह इस जंग से बिना किसी चोट के बच निकला। अपनी कंपनी का आखिरी सिपाही जो घायल नहीं हुआ था, उसकी बहादुरी पर उसे मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया, क्योंकि उसकी वजह से जर्मन का हमला रोका गया था। मगर यह इनाम मिलने के कुछ ही महीने के बाद जून में विल्सन को दोबारा फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। 19 जुलाई 1918 को विल्सन एक छोटी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था जब एक जर्मन मशीन गनर ने देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। विल्सन की पीठ और लेफ्ट बाजू पर गोली लगी, मगर वह जिंदा बच गया। ये जख्म उसके बाजू में दर्द और कमजोरी का सबब बने, जो जिंदगी भर उसका पीछा करते रहे। अगले कई महीनों तक विल्सन अपने जख्मों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद उसे एक रिजर्व बटालियन में भेज दिया गया, मगर शायद उसकी किस्मत में ही मुसीबतें लिखी थी। यहां पहुंचते ही उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जो उस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। यह बीमारी उसे दोबारा से हॉस्पिटल के बिस्तर तक ले गई, और यहीं बेड पर पड़े पड़े वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई। ट्रीटमेंट के दौरान विल्सन ने वॉर मिनिस्ट्री को एक खत लिखा, जिसमें उसने अपनी चोटों के लिए पेंशन की दरख्वास्त की, मगर मिनिस्ट्री ने यह गुजारिश रद्द कर दी, क्योंकि फौजी डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी चोटें इतनी सीरियस नहीं थी कि उसे पैसे दिए जाएं। इस इनकार की वजह से विल्सन को बहुत दुख हुआ, और इस वजह से उसके दिल में हुकूमत निजाम के खिलाफ बगावत बैठ गई। यह नफरत तब तक उसके साथ रही जब तक 1919 में उसे डीम्बेले फोर्ट भेज दिया गया। विल्सन के सामने वही सवाल था जो हजारों दूसरे वर्ल्ड वॉर 1 के सिपाहियों के सामने था कि हमने इतनी कुर्बानियां दी, चोटें खाई, लेकिन उसका बदला अच्छा नहीं मिला। विल्सन अब अंदर से टूट चुका था, और वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अगले 10 सालों तक पूरी दुनिया में इधर उधर भटकता रहा। इस दौरान उसने 2 शादियां की, कई बिजनेस बदले, पर 1932 तक उसे जिस सुकून की तलाश थी वो उसे कहीं नहीं मिला। ऊपर से जंग के जख्म अभी तक उसे लगातार तकलीफ दे रहे थे। उसकी सेहत दिन बदिरा होती जा रही थी। इसी दौरान विल्सन एक बाबा से मिला, जिसका कहना था कि अगर वह कुछ दिन तक भूखा रहे तो उसके सारे मसले हल हो जाएंगे। विल्सन ने वाकई कुछ हफ्तों तक रोजा रखा और दुआओं में वक्त गुजारा। कुछ महीने के बाद वह फिर से समाज में आया, पूरी तरह सेहतमंद, न सिर्फ अपने डिप्रेशन बल्कि बीमारी से भी मुकम्मल निजात पाकर अब उसका यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया कि दुनिया का कोई भी मसला हो, उसे रोजा रखकर और दुआएं करके खत्म किया जा सकता है।
अब विल्सन ने नए नए चैलेंज लेना शुरू कर दिया। उसका दावा था कि वह दुनिया को अपने रोजे की ताकत से वह कुछ करके दिखाएगा जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। इसी दौरान एक दिन उसकी नजर अखबार के एक आर्टिकल पर पड़ी। यह 1924 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन के बारे में था। इस मिशन में जॉर्ज मैलरी और एंड्रू एविन ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की थी, मगर रास्ते में ही दोनों कहीं खो गए। विल्सन को अब एक मकसद मिल चुका था। उसने माउंट एवरेस्ट को सर करने की जिद ठान ली, वह भी अकेले अपने रोजे और दुआओं के सहारे। लेकिन मसला यह था कि माउंट एवरेस्ट को सर कैसे किया जाए। विल्सन को मालूम था कि एवरेस्ट पर जाने के लिए मिशन में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, मुख्तलिफ गियर्स लेने पड़ते हैं और यह सारा खर्चा स्पंस करस उठाते हैं, और सबसे बढ़कर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर वह इन सब रिक्वायरमेंट्स को बायपास करके किसी शॉर्टकट की तलाश में था। 1932 में ह्यूस्टन एक्सपेडिशन के नाम से एक एवरेस्ट मिशन हेडलाइंस में उभर रहा था। इस मिशन में एक जहाज पहली बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाएगा और वहां से इसकी फोटोज खींची जाएंगी। याद रहे कि उस वक्त तक माउंट एवरेस्ट को किसी ने भी सर नहीं किया था। तभी दुनिया इस पहाड़ की चोटी को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। यहां विल्सन के जहन में एक खराफात आइडिया ने जन्म लिया। उसका ख्याल था कि वह इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लेकर जाएगा, और जब जहाज एवरेस्ट के ऊपर होगा तो वह वहां पैराशूट के जरिए छलांग लगा लेगा, और ऐसे वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला शख्स बन जाएगा। कुछ ही हफ्तों के बाद उसने इस आइडिया को नामुमकिन समझकर रद्द कर दिया, पर एक ऐसे आइडिया के लिए जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। जी हां, विल्सन पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने प्लान बनाया कि वह अपना खुद का जहाज खरीदेगा और माउंट एवरेस्ट पर 15,000 फीट की हाइट पर बर्फ में उसको क्रैश लैंड करवाएगा। ऐसे आधे से ज्यादा रास्ता तो उसका ऐसे ही कवर हो जाएगा, और बाकी आधा वह रोजे और दुआओं की मदद से अकेला तय करेगा। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि मॉरिस विल्सन को ना तो माउंटेनियरिंग का तजुर्बा था, ना ही फ्लाइंग का। उसने पहाड़ पर चढ़ने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन टेक्निकल माउंटेनियरिंग का कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की। उसके बाद उसने एक 3 साल पुराना हैवी लैंड जिप्सी मॉथ जहाज खरीदा, जो पहले एक फ्लाइंग सर्कस का हिस्सा था। यह लकड़ी का बना हुआ 2 सीटर ओपन केबिन बाइप्लेन था, जो उस जमाने में रिक्रिएशन एरो क्लब्स में काफी मशहूर था। उसने जहाज के साइड पर एवरेस्ट लिखवा दिया, एक खुद का बनाया हुआ नाम जो शायद माउंट एवरेस्ट से मिलता जुलता था। पायलट की ट्रेनिंग के दौरान उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम कभी इंडिया भी नहीं पहुंच पाओगे, मगर विल्सन अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस दौरान ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री ने उसके मिशन का पता लगा लिया, और वह नहीं चाहते थे कि विल्सन इस किस्म का कोई पागलपन करे। ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री ने नेपाल की अथॉरिटीज को विल्सन के प्लान का बताया, तो उन्होंने उसकी नेपाली एयर स्पेस में दाखिल होने की परमिशन ही रद्द कर दी। यह एक बुरी खबर थी, क्योंकि विल्सन ने एवरेस्ट तक नेपाल के रास्ते ही पहुंचने का प्लान बनाया था, पर वो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने लंदन में वॉके स्टेगन एरोड्रोम एयरफील्ड पर मीडिया को बुलवाया और ब्रिटिश एयर मिनिस्ट्री का टेलीग्राम सबके सामने फाड़कर फेंक दिया, और बिना किसी परमिशन की परवाह किए उड़ान भर ली। एवरेस्ट, जो एक्स्ट्रा फ्यूल ड्रम्स से भरा हुआ था, 750 मील्स तक का सफर कर सकता था। विल्सन ने रिफ्यूलिंग स्टॉप्स जर्मनी के शहर फ्राइबर्ग, फ्रांस में मार्से, इटली में पीसा, नेपल्स और सिसिली में किए। यह एक खूबसूरत और लगभग मसाइल से पाक सफर था। मगर मेडिटरेनियन क्रॉस करने के बाद मुश्किलात शुरू हो गई। ट्यूनीशिया में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, मगर वह जल्द ही छोड़ा गया। इसके अलावा ट्यूनिस में उसने गलती से जहाज के फ्यूल टैंक को पानी मिले हुए फ्यूल से भर दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वह तुनीशिया के शहर गेब्स में सेफ लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। वहां उसने फ्यूल सही से रिफिल करवाया और फिर लीबिया के शहर त्रिपोली, बेंजी, तोब और अलेक्जेंड्रिया से होता हुआ इजिप्ट के लिए निकल पड़ा। जब वह कायरो पहुंचा तो उसे एक बुरी खबर मिली।
ईरान के ऊपर उड़ने का परमिट, जो उसे यकीन दिलाया गया था कि कायरो में उसका इंतजार कर रहा होगा, कहीं नहीं मिला। उसने पूरा दिन अलग अलग ब्रिटिश अफसर के पास चक्कर लगाने में गुजार दिया, मगर शायद ब्रिटिशर्स ने ही जानबूझकर उसका परमिट रुकवाया था। ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में और वक्त बर्बाद करने के बजाय विल्सन ने सीधा बगदाद के लिए उड़ान भरी। अब ईरान उसके सामने था, लेकिन उसके पास वहां उतरने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए उसे एक नया रास्ता ढूंढना था। मगर मसला यह था कि उसके पास एक अच्छा डिटेल मैप नहीं था। उसने बगदाद में लैंड किया और बाजार से एक बच्चों का स्कूल एटलस खरीदकर उस पर अपना रास्ता मार्क किया और बहरीन के लिए रवाना हो गया। इस दौरान ब्रिटिश अफसरों ने विल्सन से एक कदम आगे सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले मकाम पर पहले ही टेलीग्राम भेज दिया। जब विल्सन बहरीन पहुंचा तो वहां एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे अपने दफ्तर बुला लिया। ऑफिसर ने उसे सीधा समझा दिया कि तुम्हारे छोटे प्लेन के लिए आगे रास्ते में कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, सिर्फ ईरान में एक जगह है और वहां बिना परमिट के उतरते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस ऑफिसर ने विल्सन को बताया कि वह बहरीन में अपने जहाज की रिफ्यूलिंग कर सकता है, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि वह यहां से सीधा लंदन वापस जाएगा। विल्सन इस बात पर राजी हो गया, मगर जब उसने उड़ान भरी तो लंदन की तरफ मुड़ने के बजाय उसने सीधा उल्टा रुख ले लिया, ईस्ट की तरफ, इंडिया की जानिब। पर्शियन गल्फ के सदर्न किनारे से गुजरकर ईरान से बचता हुआ निकल गया। उसने चुपके से बहरीन में ब्रिटिश ऑफिसर के मैप में ईरान के करीब एक नई स्ट्रिप देख ली थी, और वह थी ग्वादर में, जो पहले इंडिया का हिस्सा होता था। 2.5 घंटों के बाद जब उसके जहाज का फ्यूल गेज बिल्कुल जीरो के करीब आ गया, विल्सन ग्वादर एयर स्ट्रिप पर बाहिफाजत उतर गया। विल्सन ने ब्रिटिश इंडिया का सफर जारी रखा, जहां प्रेस का एक नया जोश उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूरे इंडिया में अपनी जीत का जश्न बनाते हुए सफर किया और आखिरकार नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूर्णिया शहर पहुंच गया, जो नेपाल के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। मगर ब्रिटिश सरकार के लंबे बाजू दोबारा उस तक पहुंच गए। पूर्णिया के एयर स्ट्रिप पर लोकल पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने एवरेस्ट को जब्त कर लिया और विल्सन पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। ब्रिटिश हुकूमत ने उसे फिर से याद दिलाया कि प्लेन होने के बावजूद भी विल्सन के पास नेपाल के ऊपर उड़ने की कोई परमिशन नहीं है। दिलाया कि प्लेन होने के बावजूद भी विल्सन के पास नेपाल के ऊपर उड़ने की कोई परमिशन नहीं है। विल्सन अब बुरी तरह फंस चुका था। वह परमिशन तो दूर की बात, अब अपना जहाज भी उड़ा नहीं सकता था, क्योंकि वह जब्त हो चुका था। अब वह ब्रिटिश गवर्नमेंट और कम होती हुई पैसे की रकम के बीच फंस चुका था। आखिरकार जुलाई 1933 में मजबूरन उसे एवरेस्ट बेचना पड़ गया। उसका जहाज को माउंट एवरेस्ट पर क्रैश लैंड करने का प्लान तो पूरी तरह चौपट हुआ। पर एवरेस्ट पर चढ़ने की जिद उसने फिर भी नहीं छोड़ी। उसने सर्दी का मौसम दार्जिलिंग इंडिया में गुजारा, रोजा रखता रहा, दुआ करता रहा और तिब्बत में दाखिल होने का परमिट लेने की कोशिश करता रहा, ताकि माउंट एवरेस्ट पर तिब्बत की साइड से चढ़कर अपना सपना पूरा कर सके। मगर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार उसने चुपके चुपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान बनाना शुरू किया। 21 मार्च 1934 को विल्सन बुद्धिस्ट मोंक के भेस में पैदल सफर शुरू करता है और सिक्किम क्रॉस करके तिब्बत पहुंच जाता है। 1-2 अटेम्प्ट्स करने पर वह माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप से वापस आ गया, क्योंकि सांस की कमी और ट्रेनिंग न होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। सेकंड में 1934 को विल्सन दोबारा एवरेस्ट की तरफ निकल पड़ा, मगर इस बार 2 साथियों के साथ। ये दोनों साथी तजुर्बा का थे, इसलिए इस दफा वो सिर्फ 3 दिनों में ही कैंप था तक पहुंच गए। विल्सन ने साथियों को कैंप थी पर छोड़ दिया और अकेला आगे बढ़ने लगा। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वह मजीद आगे ना जाए, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। यह वही जिद थी जो किसी इंसान को मार भी सकती थी। विल्सन ने अपने साथियों को एक आखिरी हिदायत दी कि अगर वह 2 हफ्तों तक वापस ना आए तो समझ लेना कि वह मर चुका है। मगर उन्होंने 2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरा 1 महीना इंतजार किया।
जब विल्सन कैंप पथ पर वापस नहीं आया तो वह एवरेस्ट छोड़कर नीचे उतर गए। जुलाई के आखिरी दिनों में उन्होंने इंडिया पहुंचकर विल्सन की मौत की खबर दी। आखिरकार एक और अंग्रेज माउंटेनियर एवरेस्ट की खौफनाक दुनिया का शिकार बन चुका था। इस वाक़ के 1 साल के बाद 1935 में एरिक शिप्ट की एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने विल्सन की लाश ढूंढ ली। वो माउंट एवरेस्ट और चेंक्स के बीच नॉर्थ कॉल नामी पास के नीचे अपने बैकपैक डायरी और फटे हुए टेंट के बीच पड़ा था। उसकी डायरी की आखिरी एंट्री 31 में 1934 की थी, जिसमें लिखा था, विल्सन वीओ, फिर से निकल रहा हूं। क्या खूबसूरत दिन है, उम्मीद है। जम टीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।